हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी, ठीक है, भाग 3, जिसमें वर्णन किया गया है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों का, कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से 35 यानी कि 35 तक। ठीक है, तो मूल अधिकार हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से। ठीक है, इनका वर्णन कहाँ पे देखने को मिलता है? तो संविधान के भाग 3 में देखने को मिलता है। कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको देखने को मिलता है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है ये नैसर्गिक अधिकार है, यानी कि एक नेचुरल राइट्स है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है उसे उसके सारे फंडामेंटल राइट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, जबकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं नागरिकता अधिकार। ठीक है, वो आपको कब मिलते हैं? जब आप 18 प्लस के हो जाते हो, 18 प्लस के हो जाते हो, वो आपको तब मिलते हैं। ठीक है, अब हम आर्टिकल्स को देखेंगे वन बाय वन। हमें जाना है 12 से 35 तक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 12 से। अनुच्छेद 12 को देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें मूल अधिकारों की यानी कि फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन है। ठीक है, संविधान में उल्लेखित वे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है उन्हें आप फंडामेंटल राइट्स कहते हो। यानी कोई भी व्यक्ति है उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक हर तरह का जो विकास है वो कब होगा? जब आप उसे फंडामेंटल राइट्स दोगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 13 की। ये बात करता है अल्पीकरण करने की, यानी कि रिड्यूस करने की बात करता है। किसे रिड्यूस करने की बात करता है? अब वो देखते हैं। संविधान बनने के पहले या फिर संविधान बनने के बाद कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा लॉ एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिससे किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को क्षति पहुंचे, वो प्रभावित हो। ठीक है, इसीलिए जो आर्टिकल 13 है ये पूरे संविधान पर, जिस तरीके से हम घोड़े पे लगाम लगाते हैं ना, वैसे ये संविधान पर लगाम लगाने का काम करता है। ठीक है, अल्पीकरण करता है, रिड्यूस करता है गवर्नमेंट की पावर। गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि मनमाने तरीके से कोई भी लॉ बना दे और जनता पे थोप दे, वो ये नहीं कर सकती। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अल्पीकरण की बात करता है। इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। आपको अभिव्यक्ति का राइट है, फंडामेंटल राइट है कि आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये नहीं कर सकते कि दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को कुचल के आप खुद को एक्सप्रेस करो। आप धरना देना चाहते हो गलत पॉलिसीज़ के अगेंस्ट तो आप दे सकते हो, लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते। ठीक है, सड़क जाम जब आप करते हो तो दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को परेशान कर रहे हो, क्योंकि बाकी लोगों पे ये फंडामेंटल राइट है कि वो चारों ओर बिना किसी की अनुमति के अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसका हनन कर रहे हो, इसलिए ये गलत है, लॉ की नज़र में गलत है। अगर आपको धरना देना ही है तो एक पर्टिकुलर जगह लीजिए रेंट पे और फिर गवर्नमेंट की इजाज़त से, परमिशन से वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, विधि के समक्ष समानता। यानी कि 14 कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने हम सब एक है। किसी रिच आदमी का बेटा हो या किसी गरीब आदमी का, कानून की नज़र में सब एक हैं। तो जब अगर कोई रिच आदमी गलती करता है या कोई पुअर आदमी गलती करता है, दोनों को समान तरीके से दंड दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कानून की नज़र में हम सब एक हैं। और यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है कि विधि के समक्ष समानता, कानून की नज़र में सब एक है। कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, राज्यपाल और राष्ट्रपति। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 361 कहता है राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक, मतलब राष्ट्रपति अपने पद पे है, ठीक है, अपनी पोस्ट पे है, तब तक आप उसे पनिश नहीं कर सकते। अगर आपको पनिश करना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जब वो अपनी पोस्ट से हट जाएगा, तब तक। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो राष्ट्रपति है उसे हक है सजा माफ करने का, उसे यह अधिकार है कि वो किसी की सजा माफ कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से वो आर्टिकल 14 के बाहर है। और राष्ट्रपति की तरह ही गवर्नर को भी अधिकार है सजा में चेंजेस करने के, माफ करने के। इस वजह से वो भी आर्टिकल 14 के अंदर नहीं आता। अब यही अनुच्छेद 14 में एक और बात कही गई है, कानून का समान संरक्षण। यानी कि हर व्यक्ति, वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट को हो, कानून की नज़र में सबको सेम प्रोटेक्शन मिलेगा, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है? यह व्यवस्था ली गई है अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग,
जन्म स्थान के आधार पर आप किसी भी सार्वजनिक स्थान यानी कि पब्लिक प्लेस पे या किसी सरकारी जगह पे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि कोई व्यक्ति किसी जाति का है तो इस बेसिस पे, या वो किसी अलग धर्म का है, या फिर जेंडर के बेसिस पे, ठीक है, वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, या फिर उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, इन चीज़ों के बेसिस पे आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे या गवर्नमेंट प्लेस पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। और अगर आप करते हो तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 16 की, यानी आर्टिकल 16। ये कहता है लोक निर्वाचन यानी कि जो सरकारी नौकरी है उनके अवसर की समानता, सभी को समान अवसर मिलेंगे सरकारी नौकरियों को पाने में। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन केस है, अपवाद है कि जो SC ST और OBC है उन्हें थोड़ा आरक्षण दिया है, उन्हें थोड़ा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया है, क्योंकि पुराने समय में उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया जाता था। ठीक है, बदसलूकी करी जाती थी, इस वजह से उन्हें थोड़ा आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरियों के अवसर में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। पुराने समय में क्या था कि ऊंच नीच जाति का बहुत बोलबाला था भारत में, थी ना, छुआछूत थी। ऊंची जाति के लोग कहते थे कि अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति उन्हें छू ले तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी तरह ट्रीट किया जाता था जो नीची जाति के होते थे। तो इसलिए आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो पूछा जाता है कि आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, अनटचेबिलिटी के एंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 18 की, इसमें कहा गया है उपाधियों के अंत। अब उपाधियों के अंत कर दिए गए हैं। पहले लोगों के नाम के आगे बहुत सारी उपाधियां लगा दी जाती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो शिक्षा जगत है, जैसे आप एजुकेशन से रिलेटेड हो तो आपके नाम के आगे प्रोफेसर वगैरह लग जाता है। आप सुरक्षा डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, जैसे कि आप सेना में हो, ठीक है, तो ब्रिगेडियर लग गया नाम के आगे। पुलिस में हो तो दरोगा लग गया। मतलब जो टाइटल होते हैं आपकी पोस्ट के वो अभी भी यूज होते हैं। और अगर आपको कभी कोई सम्मान मिले, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सब मिलता है, तो ये उपाधियां आज भी हैं। और बाकी की जो उपाधियां थी अब उनका एंड कर दिया गया है। ठीक है, ताकि समाज में समानता बनी रहे। और अगर मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति आपको कोई उपाधि देता है, कोई टाइटल देता है, ठीक है, तो अगर आप उसे रखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से आप परमिशन लेंगे। और अगर आपको परमिशन मिल जाती है तब आप उस टाइटल को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपको अनुच्छेद 19 में देखने को मिलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की आज़ादी हमें दी गई है। पहले इस आर्टिकल में 7 प्रकार की आज़ादी हमें दी गई थी, लेकिन वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो ये हमें सिर्फ 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, कौन कौन सी देता है वो देख लेते हैं। आर्टिकल जो 19 है उसका पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि राइट टू एक्सप्रेस। हमें यह अधिकार है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी सही नहीं है तो हम उसके बारे में बोल सकते हैं, हम झंडा लहरा सकते हैं। आपने देखा होगा लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहाँ पे इंडिया के झंडे लहराते हैं, और USA के लोग अपना वाला झंडा लहराते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी के अगेंस्ट बहुत गुस्सा है, ठीक है, पॉलिसीज हमें नई सरकार की समझ आ रही तो हम उनका पुतला फूंकते हैं। ठीक है, हम RTI को पूछते हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम RTI को लिखते हैं। ठीक है, और प्रेस और मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो भी किसके अंदर आती है, आर्टिकल 19 के पार्ट ए के अंदर आती है, राइट टू एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 19 का पार्ट बी क्या कहता है, आप बिना हथियार के कोई भी मीटिंग करने की स्वतंत्रता रखते हो। यानी कि आप कोई भी सभा बुला सकते हो, मीटिंग बुला सकते हो, आपको कोई भी काम डिस्कस करना है आप आसानी से कर सकते हो, बशर्ते वहाँ पे कोई भी हथियार वेपन नहीं होना चाहिए। आप बिना हथियार के मीटिंग कर सकते हो, आपको इस बात की फ्रीडम है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट ये कहता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी NGO है, कोई भी बड़ा सा संगठन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लोगों को बुला के अपने में मिला सकते हो, बड़े सा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, इस बात की भी आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, आर्टिकल 19 का पार्ट 4 कहता है बिना रोक टोक के आप चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता रखते हो। आप भारत में कहीं भी घूमो फिरो, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, आप टूरिज्म कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 5 कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको परमानेंट तरीके से बसने की भी स्वतंत्रता है। आप वहाँ प्रॉपर्टी ले सकते हो, घर ले सकते हो, रह सकते हो, फॉरएवर के लिए आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, पार्ट 6 को देखिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 का पार्ट 6 ये कहता था संपत्ति का अधिकार। अब ये मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट नहीं रहा, बल्कि अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति का जो अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन, पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन में,
44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटाकर उसे क्या किया, अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्यों बनाना दिया गया, अब ये समझते। देखिए हुआ क्या था कि पहले हम जो संपत्ति का अधिकार था ये हमारा फंडामेंटल राइट था, यानी कि इसे कोई छीन नहीं सकता था हमसे, ठीक है। तो होता क्या था, मान लीजिए सरकार कोई कार्य कर रही है, किसी शहर में कोई रेलवे ट्रैक बिछा रही है, ठीक है, सरकार ने बिछा लिया, बीच में क्या हुआ, किसी का खेत आ गया, मान लो रामू सिंह का खेत आ गया, तो सरकार रामू सिंह को कहेगी आप मुआवजा ले लो, दूसरी जगह पे जमीन ले लो, हमें ये खेत बेच दो। पर वो आदमी क्या कहेगा कि नहीं नहीं, ये हमारे दादाजी का खेत है, हमारे बहुत सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं इस जगह से, हम तो सेल नहीं करेंगे। तो सरकार, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में आता था ना संपत्ति का अधिकार, तो सरकार को मजबूरन क्या करना पड़ता था, अपने रेलवे ट्रैक को मोड़ना पड़ता था और दूसरी तरीके से ले जाना पड़ता था। इससे क्या होता था, बहुत चीज़ें डिस्टर्ब होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक व्यक्ति के स्वार्थ की वजह से क्या होता था, कईयों की लाइफ अफेक्ट होती थी, है ना। सरकार को इस तरीके से चीज़ों को बदलना पड़ता था। कहीं पे वो बड़ा सा स्कूल बना रही है, कोई एरिया किसी और के अंडर आता है, वो व्यक्ति सेल करने को राजी नहीं है, तो स्कूल की बिल्डिंग में हमें फिर चेंजेस करने पड़ते थे, बहुत सारी चीज़ें सरकार को करनी पड़ती थी। इसलिए सरकार ने क्या किया, इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया है संपत्ति को। अब क्या होता है कि सरकार को हक है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को ले सकती है जब वो पब्लिक वेलफेयर का कोई काम करती है और बदले में वो आपको मुआवजा दे देती है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 19 का 7th पार्ट क्या कहता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आपको जो काम आता हो, जो आपकी पसंद का, उस तरीके का बिजनेस आप कर सकते हैं। आर्टिकल 19 का पार्ट 7 आपको इसकी परमिशन देता है कि आपको स्वतंत्रता है अपने मनपसंद व्यवसाय को करने का, ठीक है। तो पहले आर्टिकल 19 में 7 पार्ट्स थे, लेकिन जो 6 नंबर का पार्ट था संपत्ति का अधिकार, अब वो क्या हो गया, अब वो कानूनी अधिकार हो गया, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा। नेक्स्ट, आर्टिकल 20 बात करता है 3 प्रकार की स्वतंत्रता की, और वो क्या है, अब हम देखते हैं वन बाय वन। पहली बात, आर्टिकल 20 का पार्ट 1 करता है कि एक गलती पर एक ही सज़ा मिलेगी, यानी कि अगर एक व्यक्ति ने एक क्राइम किया है तो उसे एक ही बार पनिश किया जाएगा। यही नहीं कि एक गलती के लिए आप उसे बार बार पनिश करो, ये नहीं होगा, एक क्राइम एक पनिशमेंट की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 20 का पार्ट 2 कहता है कि सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी जब क्राइम हुआ है, ना कि उसके पहले के कानून के आधार पर और ना ही बाद में आने वाले कानून के आधार पर। तो इसे समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक चोर है, ठीक है, तो हुआ क्या, उसने 20 मार्च को चोरी करी, ठीक है, और उस समय जो कानून था कि चोरी करने पर कितना दंड देना है, उसी के हिसाब से उसे पनिश किया जाएगा। मान लीजिए 20 मार्च के बाद 21 मार्च को कोई नया कानून आ जाए पास होके कि चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे, पैर काट दिए जाएंगे, जीभ काट दिए जाएंगे, तो उसके बेसिस पे उस आदमी को सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब उसने चोरी करी थी तो ये कानून नहीं थे, इसलिए, ठीक है। और 10 साल पुराने जो लॉ हैं उनके बेसिस पे नहीं, करंटली जो लॉ चल रहा है, जब उस व्यक्ति ने चोरी करी तब जो प्रावधान था सज़ा का, उसी के तहत उसे सज़ा दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 20 के पार्ट 3 की बात करते हैं। सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देता तब तक आप उसे अपराधी नहीं मान सकते, ठीक है। जब तक कोर्ट नहीं मान लेता कि ये अपराधी है, प्रूव नहीं हो जाता, तब तक आप उसे अपराधी नहीं मानोगे। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य भी नहीं करोगे कि कोई व्यक्ति खुद के अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकता, ठीक है। और सज़ा काटने के बाद भी आप उस व्यक्ति को अपराधी नहीं कह सकते और ना ही मान सकते हो, क्योंकि उसने जो गलती करी थी, उसने जो भूल करी थी, मिस्टेक, उसकी सज़ा उसे मिल गई है, अब वो सज़ा काट के आया है, तो अब आप उसे अपराधी कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करी गई है, यानी किसी भी व्यक्ति को आपकी जान लेने का अधिकार नहीं है, और यहाँ तक कि आपको खुद भी अपनी जान लेने का, यानी कि आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है, और ना ही आपको प्रदूषण फैलाने का अधिकार है, क्योंकि इससे बाकी की जानों को खतरा होता है। यही कारण है कि जो अधिक धुआं देने वाले वाहन हैं या फिर जो लोग बिना हेलमेट के घूम रहे होते हैं, पुलिस उनका चालान काटती है। क्यों? अगर मान लो किसी व्हीकल में बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि बाकी लोगों का दम घुट रहा है, उनका जीवन संकट में है, और कोई व्यक्ति अगर बिना हेलमेट के घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अपनी जान के साथ खेल रहा है। इसलिए पुलिस क्या करती है, चालान काटती है, ओके, क्योंकि आपको हक नहीं है ना तो दूसरे की जान लेने का, ना ही खुद की जान लेने का, और ना ही प्रदूषण फैलाने का, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार भी जोड़ दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 21 में प्राइवेसी को भी जोड़ दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई भी उजागर नहीं कर सकता, ठीक है। आपके पास प्राइवेसी का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है।
आपने देखा होगा फॉरेन कंट्री में क्या होता है, अगर कोई लड़कियों का फोटो क्लिक कर ले तो वो लड़कियां करती हैं कंप्लेन और आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है, ठीक है, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी में क्या है, दखल अंदाजी है। हमारी मर्जी, हम कुछ भी पहने, आप फोटो क्लिक नहीं कर सकते बिना हमारी इजाजत के, ठीक है। प्राइवेसी में एडल्ट्री को भी जोड़ दिया गया है, यानी कि अगर आप मैरिड हैं, आप आदमी और औरत हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। पुलिस उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये आपका प्राइवेट मैटर है। लेकिन अगर सबूतों के बिना पर यह साबित हो गया कि आप शादीशुदा हैं फिर भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो क्या होगा, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे डिवोर्स चाहते हैं तो इसे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मान के आपको डिवोर्स दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी रोका नहीं जा सकता, जबकि जो बाकी आपके मौलिक अधिकार हैं, राष्ट्रपति उन्हें टेम्परेरी बेसिस पे आपातकाल की स्थिति में या फिर जो संसद है परमानेंट बेसिस पे क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। ऐसे कौन से दो मूल अधिकार हैं जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो वो हैं आपके 20 और 21। इवन आपातकाल की भी स्थिति लग जाएगी, इमरजेंसी भी लग जाएगी भारत में, तब भी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं 20 और 21 ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति भी इन्हें नहीं हटा सकता, ठीक है। तो इसलिए इन्हें सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कौन से हैं, तो वो हैं 20 और 21। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स के हनन पर उच्चतम न्यायालय का आप दरवाजा खटखटा सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय फंडामेंटल राइट्स को संरक्षण प्रदान करता है। और एक बात देखते हैं, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 में पार्ट ए जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, यानी कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी उन सभी बच्चों को जो 6 से 14 एज ग्रुप के बीच में है। और इसे कब लाया गया, 86वें संविधान संशोधन में, जो कि 2002 में हुआ था, इसके द्वारा इसे लाया गया। इस वीडियो में इतना ही, अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।